सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपने फ्रस्ट्रेशन के साथ भरी हुई ऐसी वीडियोस जरूर देखी होंगी। टूटी हुई सड़कें, बारिश के बाद रुका हुआ पानी, लोगों में सिविक सेंस की कमी होना और हाँ, ये कचरे के ढेर। और इन वीडियोस के नीचे आपने ऐसे कमेंट्स भी जरूर देखे होंगे, हमारे देश की इकोनॉमी तो $5 ट्रिलियन की होने वाली है, लेकिन हमारे देश की हालत अफ्रीकन देशों से भी ज्यादा बुरी है। अब देखा जाए तो लोगों के ये आर्गुमेंट्स और फ्रस्ट्रेशन भी सही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडिया 2047 तक एक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है, तो क्या आज इंडियन गवर्नमेंट उस रास्ते पर चल भी रही है जिस रास्ते पर चलने की बात बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स करते हैं, ताकि इस एम को अचीव किया जा सके। और हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हिस्टोरिकली इंडियन इकोनॉमी में ऐसी क्या क्या गलतियां या सही कदम उठाए गए हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इंडिया की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी मेनली 1991 के बाद शुरू हुई, लेकिन इसको शुरू होते होते इतना टाइम क्यों लग गया, पहले ये जानते हैं। 1947 में इंडिया अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन उस टाइम पर इंडिया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। देश का एग्रीकल्चर बहुत कमज़ोर कंडीशन में था, इंडस्ट्रियल बेस लगभग ना के बराबर था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लिमिटेड था, लिटरेसी रेट लगभग 12% के आसपास था और हर तरफ बस गरीबी फैली हुई थी। और ऐसे हालातों में जवाहरलाल नेहरू जी और उनके प्लानर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को कौन से डेवलपमेंट मॉडल पर आगे लेकर जाना चाहिए। और फिर यहीं से शुरू होता है हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करेगा, जिसमें स्टेट यानी गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करेगी और इनिशियली प्राइवेट सेक्टर एक लिमिटेड रोल प्ले करेगा। इस मॉडल के अंडर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए और उन प्लान्स में इंडियन इकोनॉमी के मेन सेक्टर्स जैसे कि स्टील, हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पर फोकस किया गया। और उन 5 ईयर प्लान्स के पीछे गवर्नमेंट का जो सपना था वो बिल्कुल सिंपल था, फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहना, अमीर और गरीब लोगों के बीच के डिफरेंस को कम करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ताकि जल्दी से जल्दी एक मॉडर्न इकोनॉमी को बनाया जा सके। हालांकि नेहरू जी का मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल काफी कामयाब रहा। देश में स्टील प्लांट्स, डैम्स, IIT और इसरो जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और हाईवेज, रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। लेकिन आगे जाकर इस मिक्स्ड इकोनॉमी वाले मॉडल की कुछ कमजोरियां भी सामने आई। कहने को तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो कर रहा था, लेकिन उस मॉडल में गवर्नमेंट ज्यादा डोमिनेटेड थी। यानी अगर किसी को फैक्ट्री शुरू करनी हो तो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट करने हो तो परमिट लेना पड़ता था, और प्रोडक्शन कितना करना है इसका कोटा भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और इसके अलावा अगर मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते थे या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होती थी तो उसके लिए भी ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही इंडियन इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस अपना काम नहीं कर पा रही थी, प्राइवेट सेक्टर सफोकेट हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। बाकी इसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल में एक और प्रॉब्लम सामने आई, जिसको इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। नेहरू जी के टाइम से शुरू हुए इकोनॉमिक मॉडल ने शॉर्ट टर्म में तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को टैरिफ्स, कोटास और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज के साथ इंटरनेशनल कंपटीशन से तो बचा लिया था, लेकिन उन्हीं पॉलिसीज की वजह से लॉन्ग टर्म में इंडियन इंडस्ट्रीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड के दौरान जहां बाकी डेवलपिंग ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रोथ रेट डबल डिजिट्स में पहुंच चुका था या पहुंचने वाला था, तो ऐसे में इंडिया ने सिर्फ लगभग 3.5% की ही ग्रोथ अचीव की थी। और इस स्लो ग्रोथ का असर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी रिडक्शन पर भी देखने को मिला। जिस इकोनॉमिक मॉडल और पॉलिसीज पर अभी तक इंडियन इकोनॉमी चल रही थी, उन्हीं पॉलिसीज की वजह से 1980s तक आते आते इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब होने लगी।
इंडिया का फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ने लगा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज, सैलरीज और डिफेंस पर काफी ज्यादा खर्चा कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू था वो बहुत कम आ रहा था और साथ ही में एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। गवर्नमेंट के पास जब पैसों की ज्यादा कमी आने लगी तो गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कमर्शियल लोन लेने शुरू कर दिए, लेकिन 1991 तक सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतने ही फॉरेन एक्सचेंज बचे थे जिसके साथ सिर्फ 2 ही हफ्तों के इंपोर्ट्स किए जा सकते थे। अब ऐसे टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो बैंकक्रप्ट हो जाना या फिर IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास जाना और पैसों का इंतजाम करना। इंडिया ने दूसरे रास्ते को चुना, अपने 47 टन गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखकर $600 मिलियन का इंतजाम किया ताकि इमीडिएट पेमेंट्स की जा सके। इसके बाद इंडिया ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन मांगा। IMF ने इंडिया को $2.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज अप्रूव किया, लेकिन साथ ही में ये कंडीशन रखी कि आपको इंडियन इकोनॉमी को बाकी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि LPG रिफॉर्म्स, जिनका क्रेडिट अक्सर मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट के लिए ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना मर्जी नहीं थी, मजबूरी बन चुकी थी। खैर, इन रिफॉर्म्स का रिजल्ट जल्दी ही इंडियन इकोनॉमी पर दिखाई भी देने लगा। अगले 30 सालों में इंडियन इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से ग्रो हुई, देश में गरीबी काफी रफ्तार से कम होने लगी और 2022 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बन गया। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझ आई कि जब तक हम अपनी मार्केट्स में कंपटीशन नहीं लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस नहीं देंगे और अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी इकोनॉमी की क्वालिटी और ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की ग्रोथ का जो पैटर्न देखने को मिला वो बाकी डेवलपिंग नेशन से काफी अलग था। नॉर्मली जब कोई देश डेवलप करता है तो उसका पहला फेज होता है इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, जैसा कि चाइना में हुआ। चाइना में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए काफी बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स की, जिसके साथ फिर जॉब्स क्रिएट हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लोगों की इनकम इंक्रीज होनी शुरू हुई, लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे देश में कंजम्पशन लेड ग्रोथ होनी शुरू हो गई। लेकिन आज भी चाइना हैविली इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ पर ही डिपेंड करता है, यानी इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स पर। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ? 1991 के बाद ग्रोथ की रफ्तार तो बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन उस ग्रोथ के पीछे मेनली डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन ही रिस्पॉन्सिबल थी, ना कि देश में की गई इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि लोगों का खुद का खर्चा करना ही GDP को सबसे ज्यादा बूस्ट करने लगा। लेकिन कैसे, अब ये समझते हैं। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में लोगों के लिए जॉब्स और सैलरीज बढ़ने लगी, जिसके साथ इंडिया में जो मिडिल क्लास सेक्शन था वो एक्सपेंड होने लगा। लोगों के पास एटलीस्ट इतने पैसे आने लगे जिनको खर्च करके वो अपने शौक पूरे कर सके, जैसे कि ट्रैवल करना, गैजेट्स खरीदना, अच्छे होटल्स में जाकर खाना खाना और अच्छे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेना। इसके अलावा बैंक्स और NBFCs के द्वारा आम लोगों को लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स इजीली अवेलेबल करवाए जाने लगे, जिसकी वजह से उन लोगों के पास ये एबिलिटी आ गई कि वो अपनी इनकम से ज्यादा पैसा खर्च कर सकें। और इस वजह से इंडिया में हाउस होल्ड स्पेंडिंग इतनी तेजी से इंक्रीज हुई कि आज इंडिया की GDP का लगभग 60% शेयर सिर्फ कंजम्पशन से ही आ रहा है। कंजम्पशन लेड ग्रोथ के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले ग्लोबल डिमांड शॉक से प्रोटेक्टिव होना। फॉर एग्जांपल, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और रिसेंटली कोविड पेंडेमिक आई थी, तो उस टाइम के दौरान एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज जैसे कि चाइना और वियतनाम काफी सीरियस तरीके से इम्पैक्ट हुई थी। लेकिन इंडिया इन देशों के कंपैरिजन में रिलेटिवली सेफ रहा था, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ ज्यादातर डोमेस्टिक डिमांड पर बेस्ड थी। कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल का एक बेनिफिट ये भी है कि इस मॉडल के साथ एक सेल्फ री इन्फोर्सिंग साइकिल क्रिएट हो जाता है, जो कि देश की इकोनॉमी को अंदर से पुश करता है। मतलब जब लोग खर्चा करते हैं यानी कंजम्पशन करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फर्म्स प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, जॉब्स के साथ लोगों की इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से फिर कंजम्पशन और ज्यादा तेज हो जाती है। अब इस साइकिल का सस्टेन रहना देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस
एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सोर्स है और ये एसएमईज ज्यादातर लोकल डिमांड पर ही सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल है, ये अच्छे से तभी काम कर पाता है अगर देश में इनइक्वालिटी कंट्रोल में रहे। यानी ऐसा ना हो कि देश का ज्यादातर पैसा देश के कुछ अमीर लोगों के पास ही जमा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमी में ग्रोथ और डिमांड दोनों कम होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं और उन लोगों की खर्चा करने की एबिलिटी ही मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है। लेकिन जब देश का ज्यादातर पैसा देश के सिर्फ कुछ लोगों के पास, कुछ अमीर लोगों के पास एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो लोग उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा सेव कर लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। यानी अगर देश में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगे तो ये मॉडल धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में। क्या 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए आज इंडिया सही रास्ते पर चल रहा है? ऑन पेपर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। इंडियन इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो हो रही इकोनॉमीज में से एक है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2027 तक ही इंडिया जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। क्योंकि जहां यूरोप और जापान सिर्फ 1-2% के ग्रोथ रेट पर अटके हुए हैं, वहीं इंडिया हर साल लगभग 6.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। लेकिन बड़े बड़े नंबर्स का मतलब हमेशा बड़ी प्रोग्रेस नहीं होता। चलिए इस ग्रोथ को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंसेज के साथ देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि अगर इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो इंडिया की टोटल जीडीपी का कम से कम 25% शेयर मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए, यानी लगभग $7.5 ट्रिलियन। और अगर हम आज की बात करें तो आज हमारी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16 से 17% है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 55% है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और इसलिए हमें अक्सर ये सुनने को भी मिलता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सर्विस सेक्टर को बड़ा करने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इस डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है? आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में कौन सी चीजें रुकावट पैदा कर रही हैं? अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया के हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट के पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि पोर्ट्स पर हैवी ट्रैफिक का होना, रेल नेटवर्क का स्लो होना और बिजली का महंगा होना वगैरह। लेकिन इसी वजह से हमारे फाइनल गुड्स यानी फैक्ट्रीज के द्वारा बनाया गया सामान कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही काफी ज्यादा महंगा हो चुका होता है और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। ऑफिशियली इंडिया के पास सिर्फ 4 से 5% वर्कर्स ही फॉर्मली स्किल्ड हैं। फॉर्मली स्किल्ड यानी वो वर्कर्स जिन्होंने सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रॉपर वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किया हो। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में चाइना में 24% वर्कर्स फॉर्मली स्किल्ड हैं और जर्मनी में 75%। इंडिया की जो मेजॉरिटी वर्कफोर्स है वो लेवल 1 और लेवल 2 के स्किल्स पर ही अटकी हुई है और लेवल 3 और लेवल 4 स्किल्स में हम बहुत पीछे हैं। इंडिया का लेबर मार्केट डेटा दिखाता है कि इंडिया के 30% लोग स्किल्स के मामले में लेवल 1 पर हैं, 56% लोग लेवल 2 पर हैं, 11% लोग लेवल 3 पर हैं और 3% लोग लेवल 4 पर हैं। यानी हमारी ज्यादातर वर्कफोर्स बेसिक काम कर रही है। लेकिन जब बात आती है हाई वैल्यू वाले कामों की, जैसे प्रिसीजन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, चिप मेकिंग वगैरह, तो वहां पर हमारे पास सफिशिएंट वर्कफोर्स ही नहीं है। और ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से इंडिया अभी तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में पूरी तरह से एंटर नहीं कर पा रहा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन मतलब जैसे एक आईफोन कैलिफोर्निया में डिजाइन होता है, चिप ताइवान में बनाए जाते हैं, असेंबली चाइना या वियतनाम में होती है, वैसे इंडिया अभी तक सिर्फ बेसिक असेंबली स्टेज तक ही पहुंच पाया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट का जवाब था PLI स्कीम्स। यानी अगर कोई कंपनी इंडिया में आकर प्रोडक्शन करेगी तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिलेगा। PLI स्कीम्स के लिए 2021 में लगभग $26 बिलियन का बजट रखा गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2023 में
ऑफिशियल अपडेट दिया गया कि PLI स्कीम्स की वजह से अब तक इंडिया ने लगभग 95,000 करोड़ रुपीस की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है और इन स्कीम्स की वजह से ही लगभग 6.4 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट सिर्फ कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को ही मिल रहा है और स्मॉल और मीडियम कंपनीज जो एक्चुअल में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है, उनके लिए अभी भी क्रेडिट और सपोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि हमारे पास कहने के लिए कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि हमारा UPI सिस्टम जो कि हर महीने लगभग 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसको बाकी दुनिया लिटरली कॉपी करना चाहती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया दुनिया के टॉप 3 देशों में से एक बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या UPI और सोलर पैनल्स $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कैरी कर सकते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे कि इंडिया अनस्टॉपेबल है। हमारा मिडिल क्लास, हमारा टेक रेवोल्यूशन और ग्रीन एनर्जी में हमारी ग्रोथ ही काफी है हमें 2047 तक एक विकसित देश के स्टेटस तक लेकर जाने के लिए। और पेसिमिस्ट कहेंगे कि जब तक जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनइक्वालिटी और गवर्नेंस की असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक इंडिया वही रहेगा जो आज है, एक कंजम्पशन ड्रिवन, सर्विस हैवी जायंट। बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े स्लोगन्स, लेकिन एक इनकम्प्लीट स्टोरी। और शायद यही है असली डिबेट, क्या हम दुनिया की फेवरेट कंज्यूमर मार्केट बने रहना चाहते हैं या फिर हम नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए भी रेडी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।